प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आपके पाठ्यक्रम अनुसार गुप्त राजवंश के महान शासक समुद्रगुप्त, जिनकी समयावधि 350 से 375 ईस्वी रही, पर चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसके सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था। समुद्रगुप्त न केवल गुप्त वंश के बल्कि संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में अपना स्थान रखते हैं। विद्यार्थियों, निसंदेह उसका काल राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा, जिसके परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। समुद्रगुप्त को जानने के साधनों पर यदि हम दृष्टि डालें तो हमें प्रमुख साधनों में देखते हैं कि प्रयाग प्रस्तुति, जिसके रचयिता उनके सचिव हरिसेन, एरण का लेख, मुद्राएं आदि रही हैं। प्रयाग प्रस्तुति समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत माना जाता है, जिसे इलाहाबाद स्तंभलेख अथवा प्रयाग प्रस्तुति कहा जाता है। इसकी रचना उसके संधि विग्रहिक सचिव हरिसेन द्वारा की गई थी। कन्निधम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। इस मत के समर्थन में हमें दो प्रमाण भी मिले हैं, जिसमें पहला है अभिलेख के ऊपरी भाग में मौर्य शासक अशोक का एक लेख अंकित है, जिसे उसने कौशाम्बी में खुदवाया था। दूसरा, चीनी यात्री हनसांग अपने प्रयाग विवरण में इसका उल्लेख नहीं करता। मध्यकाल में मुगल शासक अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित करा दिया। इसमें अकबर के दरबारी बीरबल का भी लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में अशोक का लेख मिलता है। इसमें बौद्ध संघ के विभेद को रोकने के लिए कौशाम्बी के महामात्रों को दिया गया आदेश है। तत्पश्चात समुद्रगुप्त का लेख अंकित है। यह ब्राह्मी लिपि में और विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। प्रशस्ति की प्रारंभिक पंक्तियां पदात्मक और बाद की गद्यात्मक हैं। इस प्रकार यह संस्कृत की चप्पू शैली का एक सुंदर उदाहरण है। इसे काव्य कहा गया है। विद्यार्थियों, प्रशस्ति की भाषा प्रज्वल एवं शैली मनोरम है। न केवल इतिहास अपितु साहित्य की दृष्टि से भी यह अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्लीट महोदय ने ये मत व्यक्त किया था कि इस लेख की रचना समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसके किसी उत्तराधिकारी द्वारा करवाई गई हो, और इस प्रकार यह मरणोत्तर अभिलेख है। परंतु आज इस मत से सहमत होना कठिन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस
को समुद्रगुप्त द्वारा अपने जीवित रहते हुए समय में ही लिखवा दिया गया। इस लेख में समुद्रगुप्त की मृत्यु की तिथि नहीं दी गई है। इसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि समुद्रगुप्त के सिक्कों में पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अभिलेख के अंत में यह उल्लेखित बात मिलती है कि इस काव्य की रचना उस व्यक्ति ने की जो परम भट्टारक के चरणों का दास था तथा जिसकी बुद्धि स्वामी के समीप कार्यरत रहने के कारण खुल गई थी। अतः उपरोक्त प्रमाणों के प्रकाश में हम इस अभिलेख को मरणोत्तर नहीं मान सकते। वस्तुतः इसकी रचना समुद्रगुप्त के जीवन काल में ही की गई थी। अभिलेख में समुद्रगुप्त के जीवन, उनके कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है। कहा जा सकता है कि यदि यह लेख अप्राप्त होता तो समुद्रगुप्त जैसे महान शासक के विषय में हमारी जानकारी अधूरी रह जाती। ऐरण का लेख। प्रयाग प्रसिद्धि के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित ऐरण नामक स्थान से भी समुद्रगुप्त का एक लेख मिलता है जो खंडित अवस्था में है। इसमें समुद्रगुप्त को प्रथ, राघव आदि राजाओं से बढ़कर दानी कहा गया है, जो प्रसन्न होने पर कुबेर और रुष्ट होने पर यमराज के समान था। अभिलेख में उसकी पत्नी का नाम तत् देवी मिलता है और उसे अनेक पुत्र पौत्रों से युक्त बताया गया है। इस लेख में यह भी पता चलता है कि ऐरनिक प्रदेश अर्थात ऐरण उसका भोगनगर था। इस तरह प्रयाग प्रशस्ति और ऐरण का लेख समुद्रगुप्त के बारे में अपनी पूर्ण जानकारी देते हैं। मुद्राओं के माध्यम से भी समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये मुद्राएं उसके जीवन और कार्यों पर सुंदर प्रभाव डालती हैं। इसमें अनेक प्रकार की मुद्राएं जैसे गरुड़ प्रकार, इसके मुख्य भाग पर अलंकृत वेशभूषा में राजा की आकृति, गरुड़ ध्वज उसका नाम तथा मुद्रा लेख सैकड़ों युद्धों को जीतने तथा रिपुओं का मर्दन करने वाला अजय राजा स्वर्ग को जीतता है उत्कीर्ण मिलता है। और पृष्ठ भाग पर सिंहासन देवी के साथ साथ पराक्रम अंकित है। इस प्रकार के सिक्के नागवंशी राजाओं के ऊपर उसकी विजय के संकेत भी देते हैं। धनुर्धारी प्रकार के सिक्कों में मुख्य भाग पर सम्राट धनुष बाण लिए हुए खड़ा है तथा मुद्रा लेख अजय राजा पृथ्वी को जीतकर उत्तम कार्य द्वारा स्वर्ग को जीतता है लेख उत्कीर्ण है। वहीं पृष्ठ भाग पर सिंह वाहिनी देवी के साथ उसकी उपाधि अप्रतिरथ अंकित है। परशु प्रकार की मुद्राओं में हम मुख्य भाग पर बाएं हाथ में परशु धारण किए हुए राजा का चित्र तथा मुद्रा लेख कृतांत परशु राजा राजाओं का विजेता तथा अजय है उत्कीर्ण है। पृष्ठ भाग पर देवी की आकृति तथा उसकी उपाधि कृतांत परशु अंकित है। अश्वमेध प्रकार की मुद्राओं में हम देखें या सिक्कों में हम देखें तो ये सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने के प्रमाण हैं। इनके मुख्य भाग पर यज्ञ यूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र तथा मुद्रा लेख
राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर तथा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्ग लोक को विजय करता है। उत्कीर्ण है। वहीं पृष्ठभाग पर राजमहिषी दत्त देवी की आकृति के साथ साथ अश्वमेध पराक्रम अंकित है। व्याघ्रहरण प्रकार के सिक्कों में मुख भाग पर धनुष बाण से व्याघ्र का आखेट करते हुए राजा की आकृति तथा उसकी उपाधि व्याघ्र पराक्रम अंकित है। पृष्ठभाग पर मकर वाहिनी गंगा की आकृति के साथ साथ राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। इस प्रकार के सिक्कों से जहां एक और उसका आखेट प्रेम सूचित होता है, वहीं दूसरी ओर गंगा घाटी की विजय का भी संकेत मिलता है। वीणा वादन प्रकार के सिक्कों में हम देखते हैं कि मुख्य भाग पर वीणा बजाते हुए राजा की आकृति तथा मुद्रा लेख महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। पृष्ठभाग पर हाथ में कान लिए हुए लक्ष्मी की आकृति अंकित है। इस प्रकार के सिक्कों से उसका संगीत प्रेम सूचित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त की जानकारी के बारे में इन साधनों से हम उन्हें ठीक ढंग से जान सकते हैं। राज्यारोहण की बात यदि की जाए तो प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में 8 श्लोक प्राप्त होते हैं, जिनमें से कुछ खंडित अवस्था में हैं। चतुर्थ श्लोक में समुद्र गुप्त के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण जो सुरक्षित है, उससे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए अपने सभासदों की एक सभा बुलाई और समुद्रगुप्त के गुण से वह इतना प्रभावित हुआ, अर्थात कह सकते हैं गुणों पर इतना अधिक मुग्ध हुआ कि भरी सभा में उसने उसे अपने गले लगाते हुए घोषणा की कि आर्य तुम योग्य हो, पृथ्वी का पालन करो। प्रशस्तिकार ने आगे भी इसमें लिखा है कि जिससे यही पता लगता है कि यह हम यूँ कह सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति में जो उल्लेख है तो यही बात कहता है कि समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त द्वारा अपनी इच्छा से उसके गुण, उसकी योग्यता को देखकर अपना उत्तराधिकारी चुना गया। दूसरी तरफ आरपी त्रिपाठी ने यह सुझाव रखा है कि चतुर्थ श्लोक में उल्लेखित तुल्य कुलज शब्द से समुद्रगुप्त के भाइयों अथवा गुप्त कुल के राजकुमारों का बोध नहीं होता, अपितु यहाँ समान वंश के राजकुमारों से तात्पर्य है। वस्तुतः समुद्रगुप्त जैसे शक्तिशाली सम्राट के राज्यारोहण से अन्य समान राजवंशों के शासक दुखी हुए, क्योंकि उनके मन में समुद्रगुप्त द्वारा जीते जाने का भय उत्पन्न हो गया। ऐसे शासकों में कोतकुलज, अच्युत, नागसेन आदि को माना जा सकता है। अन्य विद्वानों के अनुसार समुद्रगुप्त का अपने भाई कौच या काच से संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में समुद्रगुप्त ने काच पर विजय प्राप्त की और उसे परास्त कर अपने आप को शासक घोषित कर लिया।
लेकिन उत्तराधिकार युद्ध के विषय में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। वास्तविकता जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि यदि कोई युद्ध हुआ भी हो तो समुद्रगुप्त उसमें पूर्णतया सफल रहा और उसने अपने पराक्रम के बल पर सभी विद्रोहियों को, चाहे वो अपने भाई रहे हों या कोई दूसरे, शांत कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की।